जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में हमने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। क्या बंद कर देना। टॉपिक का नाम है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। इसमें जस्ट ये डायग्राम मैंने दिखानी है आपको यहाँ से कि हमारे पास इसमें हमने कंसीडर क्या किया है। एक बॉक्स कंसीडर किया है जिसकी लेंथ जो है वो है x 0 से लेकर a तक। ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने जनरल ले लिया है x इक्वल टू a। तो 0 से लेकर a तक इसकी लेंथ है। इसमें एक पार्टिकल मौजूद है और उस पार्टिकल की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो है v इज इक्वल टू 0। ये पार्टिकल इस बॉक्स में x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक मूव कर रहा है। ठीक है, टू सर एंड फ्रो आपकी स्क्रीन मोशन। नहीं शो रही। हाँ जी, अब स्क्रीन शो हो रही है। यस सर अब हो रही है। ठीक है, सो ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक मूव कर रहा है। सर जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। नेट मेरे पास तो ठीक आ रहा है, बाकी सबको भी शो नहीं हो रही स्क्रीन। सर हो रही है शो। हो रही बेटा है फिर सर। आपका प्रॉब्लम हो गया होगा, ये नेट का प्रॉब्लम होगा आपका। x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर 0 है और आउट ऑफ द बॉक्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को रिलेट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये रिलेट किया गया है एक एटम के साइज़ के मुताबिक। ये एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया आपके सामने। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। तो बोहर के मुताबिक हमने ये पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी ये पढ़ाया जाता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस फील्ड के अंदर 0 होती है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल जाता है, ठीक है, इतना दूर चला जाए कि इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर काम ना करे, ठीक है, तो उस जगह पे उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, सो इसी चीज़ को यहाँ पे हमने बॉक्स के साथ कंसिडर किया है कि हमारे पास हमने एक बॉक्स कंसिडर किया जिसमें इनसाइड द बॉक्स इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी 0 और आउट ऑफ द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन
x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक टू एंड फ्रो मोशन दिखा रहा है, और इस मोशन में वो इस पॉइंट पर टच नहीं करता, x इज इक्वल टू 0 पर भी नहीं आता और x इज इक्वल टू a पर भी टच नहीं करता। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे टच नहीं करता, जस्ट वो इसके करीब आता है और फिर चला जाता है। ठीक है, इधर से भी इसके करीब आता है फिर चला जाता है। इस पर इसके कोई पोटेंशियल्स लगे हुए हैं जो इसको रिपेल करते हैं इधर से भी और इधर से भी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सिर्फ इनके दरमियान में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर या x इज इक्वल टू a पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, और आउट ऑफ द बॉक्स भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो अंदर है, बॉक्स के अंदर है, तो आउट ऑफ द बॉक्स भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 है। अब इसी चीज़ को हमने इसी डायग्राम को हमने यहाँ पे समझना है ये। ठीक है जी, ये डायग्राम आपकी बुक में भी ड्रॉ की गई है। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, फिगर 4.15 जी। अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ से ये टॉपिक शुरू करना है आपने। ठीक है जी, स्क्रॉडिंगर वेव पे इक्वेशन जी। सर पेज नंबर बोलिएगा। ये पेज नंबर आपका है 200, पेज नंबर 200, इस पर ये टॉपिक दिया हुआ है आपका। इक्वेशन, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल में ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है आपकी। इसको हमने जब स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन वाला क्वेश्चन किया था तो ये हमने दिखाई थी, सॉल्व की थी हमने। फिर ये है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, फॉर वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन के लिए ये वाली थी, थ्री डायमेंशन के लिए ये वाली। बस इसमें फ़र्क यही था कि डी और डी एक्स के स्केयर के ज़रिए हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं पार्शियल और पार्शियल एक्स वाई जी स्केयर के ज़रिए। सो इस इक्वेशन में ये जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है वन डायमेंशन वाली, इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो टर्म है 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर इंटू ई। ठीक है, ये टर्म जो है इसको हम के स्केयर कांस्टेंट के इक्वल समझ लेते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, कि हमारे पास पूरी टर्म जो है 8 पाई स्केयर m h स्केयर e, ये सारी एक न्यू कांस्टेंट के स्केयर के बराबर है। ठीक है, हमने अपनी आसानी के लिए इसको के स्केयर कर लिया। ठीक है, के स्केयर, ये अपनी आसानी के लिए जस्ट इसको हमने के स्केयर कह लिया ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाए, छोटी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है इस इक्वेशन को। और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो इसको सॉल्व करने से एक रिजल्ट मिलता है, एक आंसर आता है आपके पास, सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन, वो आंसर वो ये है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉज के एक्स। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट इसका आंसर आपको याद करना है कि इस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आंसर है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉज के एक्स। ठीक है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन वगैरह, वो आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट आपको बस इसका आंसर याद करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये दिया हुआ है, इसका ये आंसर है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये आंसर मिलता है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। जस्ट एक मिनट वेट करें।
हाँ जी, सो ये इसका आंसर आ गया, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। बाद ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने रिजल्ट निकाल लिया है। अगर आप इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर ये आता है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर इंटू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये उसका आंसर आता है। जिसको हमने रिजल्ट निकालना है तो वो आता है माइनस के स्क्वायर साई, क्योंकि ये जो टर्म है ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स ये साई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस के स्क्वायर साई। और इसी इक्वेशन को अगर हम 4 में पुट इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो आपके पास माइनस के स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो, जिससे ये साबित होता है कि जो हमने सोल्यूशन लिया है ए साइंस के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स वो ठीक है, वो करेक्ट इक्वेशन है, वो सही हमारे पास है। तो इसको अगर आप सॉल्व ना भी करें तो आपका कोई क्वेश्चन से इसका रिलेशन नहीं है, जस्ट ये आपको बताया गया कि ये आंसर सही है, ठीक है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इसको बेशक आप इस पार्ट को इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हम ये करना क्या चाहते हैं, ये हमने जो रिजल्ट निकाला है ये ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इस रिजल्ट से हम क्या अखज़ करना चाहते हैं, हमारे पास इसमें आज हम ये हमारा टॉपिक का मकसद क्या है, इसी रिजल्ट से सारी ये बातें सामने आएंगी। एक्चुअली एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वेव की फॉर्म में, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए उस इलेक्ट्रॉन की एक खास एनर्जी होती है। बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये बताया गया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव करता है तो उसके पास एक खास एनर्जी होती है। हर ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एक खास एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अपने पास रखते हुए उस ऑर्बिट में मूव करता है। हमने आज उस एनर्जी को फाइंड करने वाली इक्वेशन डिराइव करनी है। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे हम ये मालूम कर सकें कि किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, और साथ ही साथ हम ये चीज़ भी मालूम करेंगे कि अगर यहाँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा होता तो उस प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होती, ये भी हम मालूम कर पाएंगे। फिर हम ये भी मालूम कर सकेंगे कि अगर उस प्रोटॉन की जगह एक डस्ट पार्टिकल होता विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल छोटा सा पार्टिकल होता है, तो उस डस्ट पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती, ठीक है, और इन दो एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कितना होता है। ये चीजें आज हमने मालूम करनी है एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, कि उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, एक अगर प्रोटॉन होता तो उसकी एनर्जी कितनी होती, एक डस्ट पार्टिकल होता तो उसके लिए एनर्जी कितनी होती, और डिफरेंस कितना होता एनर्जी का, एनर्जी गैप कितना होता दो ऑर्बिट्स का। ये चीज़ें हमने मालूम करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले ये हमने इक्वेशन बना ली है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इसी से हमारे पास वो इक्वेशन डिराइव होगी, ठीक है जी। हाँ जी, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हम ये जो यहाँ पे मौजूद k है, ए साइन के,
ठीक है, ए साइन के एक्स और प्लस बी कॉस के एक्स, इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो के दिया हुआ है इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करवाते हैं। क्या मतलब बाउंड्री कंडीशंस? बाउंड्री कंडीशंस का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए, इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये इसके करीब आता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलता है, फोर्स मिलती है, पुल मिलता है, ठीक है, पुश मिलती है, और वो इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलती है, वापस चला जाता है, इस पॉइंट पर नहीं आता, इसको टच नहीं करता। तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू a पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई चांस नहीं है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जिसका मतलब है साई, ये जो साई है ना, साई, ये वाला साई, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को जाहिर करता है, इलेक्ट्रॉन के वेव की एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वेव क्या बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है यहाँ पे, वेव क्या बनेगी? तो इसका मतलब है साई की वैल्यू इस जगह पे 0 होगी, साई की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन है कि यानी कि x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0। तो इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। ले जी, x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई चांस नहीं, पहली बाउंड्री कंडीशन। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो इक्वेशन दी गई थी, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। तो जहाँ जहाँ x दिया हुआ है उसमें हमने 0 पुट करना है, और जहाँ साइज दिया हुआ है उसकी जगह भी हमने 0 पुट करना है। यहाँ पे साई था, उसकी जगह 0 पुट कर दिया, a साइन के एक्स, के इंटू एक्स था, x की जगह पे हमने 0 पुट किया, प्लस b कॉज के एक्स, के एक्स है, x की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो के 0 0 हो जाएगा, के 0 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि साइन 0 पे क्या आंसर मिलता है और कॉस 0 पे हमें क्या आंसर मिलता है। याद रखिएगा साइन 0 हमेशा 0 होता है और कॉस 0 1 के इक्वल होता है, 1। ठीक है, सो b के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये साइन 0 पे 0 होगा, इसका मतलब a भी 0 हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई होने पे। तो ये सारी टर्म आपके पास 0 हो गई, और ये आंसर आ गया b। ठीक है, b। अब ये भी 0 है और फिर उधर भी 0 था, तो सिर्फ b बचता है, b इज इक्वल टू वो भी 0। ठीक है, अब इस b इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को हमने इक्वेशन 5 में पुट करना है। ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई है ना, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, b कॉस के एक्स, इसमें b की वैल्यू क्या मिली है? 0। ठीक है, अब b की वैल्यू 0 हो चुकी है, अब हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, b की वैल्यू 0। आइए अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये वाली, x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का कोई चांस नहीं है, तो इसका मतलब है साई की वैल्यू इस पॉइंट पर भी 0 होगी। नहीं जी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 पुट किया था, तो b इज इक्वल टू 0 पुट करने से साई की वैल्यू क्या मिलेगी? सिर्फ a साइन के एक्स। ये तो 0 हो गया ना, ये जो हमारे पास दूसरी टर्म है ये इसमें 0 हो जाएगी। ये देखें, b इज इक्वल टू 0 हुआ, 0 हो गया, तो इसका मतलब ये सारी टर्म 0 हो गई, खत्म हो गई। पीछे क्या बाकी रह गया? सिर्फ ये वाली टर्म बाकी रह गई, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। अब इस छोटी सी इक्वेशन में हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स पर, तो इस पे अप्लाई करते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन। x इज इक्वल टू a,
जिसमें साई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए पर साई इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, साई की वैल्यू 0, इसमें साई इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे a पुट करना है, a साइन के x है, x की जगह पे a पुट करेंगे, स्मॉल a। ये जी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो गई। अब इसका आंसर वो हमने b की वैल्यू यहाँ पे भी दोबारा पुट करके दिखा रहे हैं वो, कि अगर आप b की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो वो आंसर इसको सारा 0 कर देता है, ये तो ख़त्म हो जाती है। आपके पास सिर्फ आंसर यही बचती है, a साइन के a। अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम ये बात जानते हैं कि दो टर्म्स मौजूद हैं। ठीक है, कौन कौन सी? a साइन के x है ना, तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक है साइन का फंक्शन साइन के a, और दूसरा फंक्शन कौन सा है? ये कैपिटल A। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक, ये साइन के साथ ये इसका एंगल है। ठीक है, के ए जो है ना, स्मॉल के ए, ये दोनों साइन के एंगल हैं। तो ये साइन का कंप्लीट फंक्शन बनता है इसके एंगल के साथ। और दूसरा फंक्शन कौन सा है यहाँ पे इस इक्वेशन में? वो है कैपिटल ए। तो इस इक्वेशन में दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल है। अब दोनों फंक्शंस जब इक्वल टू 0 लिखा हो तो इसका मतलब है कि उनमें से एक फंक्शन 0 के इक्वल है। ठीक है, एक फंक्शन 0 के इक्वल है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कैपिटल ए है वो इक्वल टू 0 हो। ए कैन नॉट बी 0। क्यों? ए क्यों नहीं 0 हो सकता? हालांकि वो लिखा हुआ है कि ए और साइन के ए, इन दोनों में से एक 0 के इक्वल है, तो ए क्यों नहीं 0 हो सकता? ठीक है, दोनों में से एक 0 है। हो सकता है कैपिटल ए 0 के इक्वल हो सकता है साइन के ए इक्वल टू 0 हो। दोनों में से एक फंक्शन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज देख लेते हैं कि कैपिटल ए क्यों इक्वल टू 0 नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए भी 0 हो जाए, फर्ज कर लेते हैं ये ए भी 0 के इक्वल है, अगर ए 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब ये होगा कि साई की वैल्यू टोटली 0 हो गई in between the x and 0, in between 0 and a। मतलब ये कि अगर a की वैल्यू 0 कर दी जाए तो पहले b की वैल्यू भी 0 हो चुकी है। अब अगर a की वैल्यू भी 0 हो जाए तो जो इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 5, उसमें ये सारी चीज़ें 0 की इक्वल हो जाएंगी, आपका रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, पहले b को हमने 0 की इक्वल कर लिया है, अब अगर a भी 0 हो जाए तो ये तो सारी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। जो आंसर इसका हमने निकाला था उसका आंसर ही खत्म हो जाएगा, वो इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो इस बॉक्स के अंदर भी मौजूद नहीं है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे पास, हमें पता है कि हमने खुद इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल ए 0 होने का मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है उसका रिजल्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साई की वैल्यू टोटली 0 हो जाएगी, क्योंकि बी भी 0 हो चुका है, ये ए भी 0 हो जाएगा, तो साई की वैल्यू टोटली 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, ए कैन नॉट बी 0, तो दूसरा कौन सा फंक्शन बचता है यहाँ पे? साइन वाला, साइन के ए। तो इसका मतलब है साइन के ए 0 के इक्वल है, साइन के ए 0 के इक्वल है। अब जब साइन के ए 0 के इक्वल है तो हम ये देखना चाहते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कब कब देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि अगर साइन के आगे 0 लिखा हो तो वो 0 के इक्वल होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0।
साइन के आगे पाई लिखा हो, पाई, तब भी साइन पाई 0 के इक्वल होता है। साइन के आगे 2 पाई लिखा हो तब भी वो 0 के इक्वल होता है। साइन के आगे 3 पाई लिखा हो तब भी वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि साइन n पाई पर 0 होता है, n पाई पर। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नंबर पुट कर दें, साथ में अगर पाई लिखा हो, तो उसका मतलब है साइन 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जो भी आप ले लें साइन के सामने वाली वैल्यू, वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 0 वैल्यू है ये हमें कब मिलती है? साइन n पाई पर 0 वैल्यू मिलती है। साइन n पाई पर 0 वैल्यू मिलती है। और इस इक्वेशन से हमने ये रिजल्ट निकाला कि साइन के ए वो भी 0 के इक्वल है। तो यहां इन दोनों फंक्शन का मतलब है कि ये साइन के ए और साइन n पाई ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों फिर इक्वल हो गए। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। ये इधर भी साइन है, इस तरफ भी साइन है, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये साइन कैंसिल हो गया, ये साइन कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ एंगल के ए इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, एन पाई और के ए, ये बाकी रह गया। साइन साइन से कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स लिया दोनों तरफ और वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है? यहां से k की वैल्यू मिलती है n पाई ओवर a, n पाई ओवर a, k इज इक्वल टू n पाई ओवर a। अब हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इसको हम पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 7, हमारी इक्वेशन नंबर 7 है उसमें हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास साइज इक्वल टू a साइन के एक्स वाली इक्वेशन मिली थी, इसमें हमारे पास b तो 0 हो चुका है, k की वैल्यू हमने पुट की है। k की वैल्यू क्या आई है? ये n पाई ओवर a, ये यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा n पाई x ओवर a, साइज इक्वल टू a साइन n पाई x ओवर a। ये आपके पास इक्वेशन आ गई साई की, जिसमें n जो है वो क्वांटम नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, n क्या है? 1 2 3 4 क्वांटम नंबर है, जो कि इसका ऑर्बिट नंबर है। n इज इक्वल टू 1 इसका मतलब पहला ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, अप टू सो ऑन। इसके बाद सर जी, सर अगर हम साइन की वैल्यू 0 लेते हैं तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, फिर भी तो वैल्यू 0 हो ही जाएगी पूरी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। अब देखें, इसी चीज़ को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये देखें कि अगर n की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब है साइन 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा। अगर n 0 लिया जाए तो इसका मतलब है ये साइन 0 पे क्या आंसर देगा? 0, और फिर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 हो गया ना, साई सारा 0 हो गया, साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर हमने n की वैल्यू 0 ली तो। इफ n इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा n इज इक्वल टू 0 पर। और आप ये बात जानते हैं कि n इज इक्वल टू 0 का मतलब है क्वांटम नंबर 0 है। जब क्वांटम नंबर 0 हो तो ये तो आप जानते हैं कि क्वांटम नंबर 0 होता ही नहीं है। कभी ये देखा है कि भी किसी ऑर्बिट का जो नंबर है वो 0 हो? पहला ऑर्बिट है उसका नंबर क्या होता है? n इज इक्वल टू 1, जिसको हम k शेल कहते हैं, n इज इक्वल टू 2, जिसको l शेल बोलते हैं, n इज इक्वल टू 3, अप टू सो ऑन। कभी n इज इक्वल टू 0 भी देखा है? नहीं देखा ना। इसका मतलब ये है n इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, n इज इक्वल टू 0 वाला ऑर्बिट ही नहीं है। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 वाला ऑर्बिट है ही नहीं। n इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करे। n इज इक्वल टू 0, ऑर्बिट ही नहीं है, पहला ऑर्बिट मतलब 0 ऑर्बिट, न्यूक्लियस, तो वहां तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ
पहले ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो n इज इक्वल टू 1 से वैल्यूज शुरू होती हैं, n इज इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 का मतलब साइज 0 हो जाएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। n इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 वो सारी एक्सेप्टेबल है। ठीक, अच्छा, अब डिफरेंट वैल्यूज पे साई की वैल्यू मिलेगी, जिससे हम अब अगेन दोबारा हमारी एक्सप्रेशन पे आते हैं। वैल्यूज ये वाली जो हमारे पास गिवन है, ये जो हमने ये वैल्यू फाइंड की है, के स्केयर इज इक्वल टू, ये हमने कांस्टेंट कंसीडर किया था ना इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हमने एक न्यू कांस्टेंट का नाम दिया था 8 पाई स्केयर m ओवर h स्केयर e इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू के स्केयर। ठीक है, इसमें ये के स्केयर लेंगे। ठीक है, यही इक्वेशन को यूज करना है हमने। ये देखिए, ये के स्केयर वाली वैल्यू है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के, सॉरी आइजन वैल्यू ई हमारे पास जो है इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं हम। कैसे? अगर हम इस इक्वेशन में स्केयर ले लेते हैं, देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, अगर इसको हम पुट करते हैं के की वैल्यू को, के स्केयर की जगह पे क्या है, के की जगह पे n पाई ओवर a है। अगर इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं, पहले इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, ये e को हमने सेपरेट कर लिया है। यहाँ पे ये जो e मौजूद है, कैपिटल E एनर्जी वाला, इसको हमने सेपरेट करना है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, और जो डिवाइड में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, के स्केयर एच स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर m। अभी के स्केयर की हमने के की वैल्यू निकाली है n पाई ओवर a, ये k इज इक्वल टू n पाई ओवर a, इक्वेशन 8। इस वैल्यू को हमने इस के स्केयर की जगह पे पुट करना है। के स्केयर की जगह पे n पाई ओवर a पुट करना है, इसका स्केयर भी है तो उसका मतलब है हर वैल्यू का स्केयर मिल जाएगा, n स्केयर पाई स्केयर ओवर a स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे, पाई स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बचती है, E इज इक्वल टू n स्केयर h स्केयर ओवर 8ma स्केयर। ये इक्वेशन बन गई फाइनली। ठीक है, जिसमें हम, ये क्या है, वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन, कि अगर इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशन में मूव कर रहा हो तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, और एनर्जी की जो वैल्यूज हमें मिलती हैं, n की वैल्यू 1 पुट करने से, n की वैल्यू 2 पुट करने से, n की वैल्यू 3 पुट करने से, अप टू सो ऑन। ठीक है, जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज हमें मिलती हैं उनको हम एनर्जी की वैल्यूज को क्या कहते हैं, आइजन वैल्यूज कहते हैं। एनर्जी की जो भी वैल्यू मिलेगी 1 2 3 पुट करने से, उस वैल्यू को कहेंगे आइजन वैल्यू। देखें, ये सब फर्ज कर लें, ये देखें, ये एक डायग्राम से हमने शो करवाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास ये पार्टिकल, हमने देखा कि हमारा पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक टू एंड फ्रो मोशन दिखा रहा है। ठीक है, और पहले n इज इक्वल टू 0 हो तो उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसकी एनर्जी कोई नहीं है। ठीक है, और जब n इज इक्वल टू 1 वैल्यू देते हैं तब हमें एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे n है ना, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्केयर वही आ जाता है। ठीक है, तो ये ए एच स्केयर ओवर 8ma स्केयर पहले शेल में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ठीक है, पहले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एच स्केयर ओवर 8ma स्केयर। ठीक है, वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो, सेकेंड शेल में
एनर्जी कितनी होगी। तो सेकंड n इज इक्वल 2 है, यहाँ पे n स्केयर था तो हम 2 का स्केयर लेंगे, वैल्यू 2 है ना। सो 2 का स्केयर जो है वो 4 बन जाएगा, ठीक है। और 4h स्केयर ओवर 8ma स्केयर आंसर आ गया। ये सेकंड शेल में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि इस तरह से हम किसी भी n की वैल्यू को पुट करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे आपने ये देख लिया कि जब हम n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करते हैं हमें वैल्यू मिल जाती है एनर्जी की n इज इक्वल 2 के लिए। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें ज़रा, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के दरमियान जो ये डिफरेंस दिया गया है, ये जो लाइन लगाई गई है, दो लाइन लगाई गई हैं, ये लाइनें एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको जाहिर करने के लिए लगाई गई है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन में है, और वो वन डायमेंशन कौन सी है, ये वाली, इस तरह टू एंड फ्रो अलोंग एक्स एक्सिस, बस। तो फिर n इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इधर भी चला गया है? नहीं, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये जस्ट आपको इस बात को समझाने के लिए ड्रॉ की गई है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो तो वो सेकंड शेल में मूव करेगा, ठीक है, इस शेल में मूव करेगा। और इस सेकंड शेल में और n इज इक्वल टू 1 पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस आता है वो इतना आ रहा है, और अगर हम n इज इक्वल टू 2 और 3 के लिए देखें तो वो इतना ज़्यादा आता है। यानी वो ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल्स में ऊपर बढ़ते हैं, 1 2 3 ऊपर चले जाते हैं, तो उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाता है। जैसे देख लें, n इज इक्वल टू 1 और 2 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है, n इज इक्वल टू 2 और 3 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल में ऊपर चलते जाते हैं एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन्स देख लेते हैं। जी, पहला कंक्लूजन यहाँ से हमने निकालना है, यहाँ से एनर्जी और मैस इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। एनर्जी और मैस का इन्वर्स रिलेशन है। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, ठीक है। आइजन वैल्यूज हमें बताती है कि एनर्जी और मैस का इन्वर्स रिलेशन है। इससे क्या मतलब है, इसका क्या, इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इस बात की। इस बात की ये एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पे, ये सारी पैराग्राफ इसी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है। वो कहता है कि एनर्जी और मैस का इन्वर्स रिलेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने सारी बातें इलेक्ट्रॉन के लिए की हैं, और अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की, कि अगर प्रोटॉन होता तो उसकी एनर्जी कितनी होती, ठीक है, प्रोटॉन होता तो उसकी एनर्जी कितनी होती। आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा वजनी होता है, उसका मैस ज़्यादा होता है, 1836 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, 1836 टाइम्स ग्रेटर मैस देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अगर मैस ज़्यादा है, मैस प्रोटॉन का ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। मैस ज़्यादा एनर्जी कम, इनवर्स रिलेशन। तो इसका मतलब है प्रोटॉन के लिए जो एनर्जी की वैल्यूज़ मिलेंगी वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत
1836 गुना कम होगी। और ये जो डिफरेंस आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के लिए ये डिफरेंस 1836 गुना कम हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस ये कितना कम होगा? 1836 गुना कम हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा रह जाएगा, बहुत थोड़ा सा। अगर हम डस्ट पार्टिकल की बात करते हैं, डस्ट पार्टिकल जिसका मैस एक प्रोटॉन से कई गुना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो उसका मतलब है फिर ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस भी बहुत कम हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस भी एक डस्ट पार्टिकल के लिए बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, इतना कम कि उस एनर्जी डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए मेजर कर सकते हैं एनर्जी डिफरेंस, लेकिन एक डस्ट पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, इसलिए उस एनर्जी डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और हम ये कह देते हैं, हम अपनी अकल के मुताबिक, हम अपनी समझ के मुताबिक हम ये कह देते हैं कि उस मट्टी के जर्रे के एनर्जी लेवल्स ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि उसके एनर्जी एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन उस एनर्जी लेवल्स को हम मेजर नहीं कर सकते। हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, हम उसको मेजर ही नहीं कर पाते, उस एनर्जी लेवल को। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो मिट्टी का जर्रा है वो इन क्वांटम मैकेनिक्स के असूल को फॉलो नहीं करता, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता। ये क्वांटम मैकेनिक्स का रूल है कि जब पार्टिकल एक किसी फील्ड में मूव करता है, ठीक है, पार्टिकल एक फील्ड में मूव करता है तो उसके पास एक खास एनर्जी लेवल्स होते हैं। सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स पर वो पार्टिकल मूव कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे मूव करने की इजाजत है, या फिर इस लेवल पे मूव करने की इजाजत है। इसके दरमियान वो किसी भी लेवल पे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एनर्जी की फिक्स वैल्यू होती है। या ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू होगी, इसके दरमियान एनर्जी की कोई वैल्यू इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, और ये एनर्जी डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं। प्रोटॉन की बात करें तो ये एनर्जी डिफरेंस उसके पास भी होता है, प्रोटॉन के पास, लेकिन बहुत कम हो जाता है, थोड़ा आ जाता है, 1836 गुना कम हो जाता है। और डस्ट पार्टिकल के लिए तो वो एनर्जी डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पाते। और हमें ऐसे लगता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो इस जगह भी मूव कर सकता है, इस जगह पे भी मूव कर सकता है, इस जगह पे भी मूव कर सकता है। हालांकि वो सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिस जगह पे वो मूव कर पा रहे हैं हर जगह वो मूव कर सकता है, क्योंकि वो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है ना, लेवल्स का, एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस बहुत कम होता है। तो पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो अपने अपने एनर्जी लेवल में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स काम करती है, क्लासिकल फिजिक्स काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स के रूल यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो हमारे लिए फेल हो जाते हैं। ठीक है, हम ये हमारी मजबूरी है, ठीक है, हम इसको, हमें मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल फॉलो नहीं करते बड़े पार्टिकल्स। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि हम उसको फाइंड आउट कर सकें, तो इसलिए हम यही कह देते हैं कि वो रूल ही फॉलो नहीं करते। ठीक है, मिट्टी के ज़रे या बड़े पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो नहीं करते। दिस इज़
एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट। एनर्जी क्वांटाइजेशन मतलब कि क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। एनर्जी फिक्सेशन कॉन्सेप्ट मतलब कि एक खास एनर्जी, फिक्स एनर्जी किसी पार्टिकल के पास होगी तो वो उस जगह पे मूव कर सकेगा, ठीक है। अगर उसके पास इसके दरमियान की कोई भी एनर्जी वैल्यू अव्वल तो होती ही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास इसके दरमियान की कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। क्वांटाइज्ड, फिक्स एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी। और इस एनर्जी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास, जिनको वो अपनी झोली में रख के मूव करता है, ठीक है। ये इसके दरमियान नहीं मूव कर सकता, ना ही उसके पास इसके दरमियान वाली कोई एनर्जी है, ठीक है। सो फिक्स एनर्जी होती है, क्वांटाइज एनर्जी होती है। दिस इज एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन के तौर पे, एक्सप्लेन एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो आप इसमें सारी यही बातें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लास्ट लाइन ये आ गई। सो इसमें अगर आप ये पूछें, यही मेन डिफरेंस है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं जब, तो बड़े पार्टिकल्स हर जगह मूव कर सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मतलब वर्ड छोटा, ठीक है। क्वांटम का जो वर्ड है ये छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली वर्ड निकला है क्वांटा से। क्वांटा, क्वांटा दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, जो एक एटम के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद छोटे से छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। उसको हम क्वांटा कहते हैं। न्यूक्लियस के भी अंदर, प्रोटॉन के भी अंदर मौजूद होता है ये क्वांटा। तो वहां से ये वर्ड निकला है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम की दुनिया में, यानी छोटी से छोटे पार्टिकल्स की दुनिया के अंदर जो रूल्स फॉलो होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बड़ी पार्टिकल्स की दुनिया के अंदर वो रूल फॉलो नहीं होते, ठीक है। इनके दरमियान मेन डिफरेंस यही आता है, ठीक है, कि डस्ट पार्टिकल को आप क्लासिकल मैकेनिक्स में समझते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स को आप एटम्स और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दुनिया में समझते हैं। वो अलग रूल फॉलो करते हैं और ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाले अलग रूल फॉलो करते हैं। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मजबूरन कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इस क्लासिकल मैकेनिक्स के जो एनर्जी के लेवल्स हैं उनको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड ही नहीं है। लास्ट ये रिजल्ट है जी, उसी इक्वेशन से, ये जो हमने इक्वेशन देखी अभी, ये वाली, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का स्केयर, ए का स्केयर। अब इससे एक छोटा सा रिजल्ट है यहाँ पे, ग्रेटर द विड्थ ऑफ बॉक्स, ए जो है वो विड्थ ऑफ बॉक्स को जाहिर करता है कि अगर बॉक्स की विड्थ ज्यादा होगी तो स्मॉलर एनर्जी गैप्स मिलेंगे, ठीक है। एनर्जी गैप्स भी स्मॉलर मिलेंगे। क्या मतलब है? ये देखें, ये x इक्वल टू 0 से लेकर a तक, फर्ज करें ये डिस्टेंस कम हो गया, ये विड्थ जो है ये यहाँ तक बनी हुई है, ठीक है। ये जो विड्थ है ये जितनी कम होगी, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप, ये वाले एनर्जी गैप उतने ही छोटे मिलेंगे। विड्थ ज़्यादा होगी तो एनर्जी गैप ज़्यादा मिलेंगे, और विड्थ कम होगी तो एनर्जी गैप कम, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो ग्रेटर द विड्थ, ये विड्थ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी गैप उतने ही कम मिलेंगे, ठीक है। अगेन वो कन्वेंस दोबारा उसी पे रिजल्ट पे आ जाते हैं कि मैक्रोस्कोपिक बॉक्सेस जो हैं, जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनकी एनर्जी लेवल्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ से भी वही रिजल्ट निकलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स एक दूसरे पे, इनके दरमियान यही एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। बस यहाँ तक ये आपका टॉपिक है, ठीक है।
फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स हमने देखे हैं ये वाले, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन अपना बिहेवियर कैसे दिखाता है, उसकी मूवमेंट पे बात करेंगे कि वो मूव करते हुए, हरकत करते हुए कैसे कैसे मूव करता है, ठीक है, कैसे कैसे लहरें बनाते हुए मूव करता है। और इसी पे हम इसके ऊपर डिस्कशन, मजीद डिस्कशन भी करेंगे, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, ठीक है। तो आज का यही हमारा टॉपिक था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक्सप्लेन द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, एक्सप्लेन एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने लिखने हैं तो अपने पास लिख लें, एक्सप्लेन एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट, explain motion of particle in one dimension box, और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अप्लाई स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, ठीक है, अप्लाई स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। एक्चुअली ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन है, ये जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, ये भी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है, ये भी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन में है, ये 1 डायमेंशन में है। तो जो 1 डायमेंशन वाली इक्वेशन है इसी की एप्लीकेशन है, मतलब इससे जो रिजल्ट निकाला है उसी रिजल्ट से हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और हम ये बात, इस बात पर पहुंचते हैं, इस बात का नतीजा निकालते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ख़ास एनर्जी लेवल्स पे मूव करता है, उसके पास एनर्जी की ख़ास वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें थी आज के हमारे लेक्चर में। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इन दिनों में से कोई भी क्वेश्चन है तो ये सेंड करेंगे। हाँ जी।